हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स बाय मास चैनल पर। बच्चों, हम लोग HCV सर द्वारा लिखी गई कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं और फिजिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों, आज हम चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में बहुत जरूरी लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। सभी इसीलिए ध्यान से इस लेक्चर को देखेंगे। आज बच्चा हम पढ़ने वाले हैं वर्किंग विद न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ में आखिरी फोर्थ स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। हम स्टेप बाय स्टेप ये सीख चुके हैं कि सिस्टम कैसे मानना है, फोर्सेस कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, देन उनके थ्रू FBD फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाना है। आखिरी स्टेप है बेटा इक्वेशन लिखना, एक्सिस मानना। कैसे किया जाएगा, आइए बेटा शुरू करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी लेक्चर होने वाला है। एनी थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में बी चोजन एज XYZ एक्सिस। तुम अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बट फिर भी एक पर्टिकुलर सेट मानने से अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम चीजें थोड़ी आसान हो सकती हैं। वी गिव बिलो some suggestions for choosing the axis to solve the problems। हालांकि आप अपनी इच्छा से कैसे भी माने, बट फिर भी कुछ सजेशंस HCV सर लिख रहे हैं, उन्हें देखते हैं बेटा। इफ द फोर्सेज आर कोप्लेनर, ओनली टू एक्सेस से X and Y टेकन इन द प्लेन ऑफ फोर्सेज आर नीडेड। सिर्फ X और Y की आपको जरूरत पड़ेगी और किसी भी फोर्स की जरूरत आपको नहीं है, एक्सिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोप्लेनर फोर्सेस हैं। एक ही प्लेन मानना है तो दो एक्सिस से काम चल जाएगा। चूज द एक्स एक्सिस अलोंग द डायरेक्शन इन विच द सिस्टम इज नोन टू हैव और इज लाइकली टू हैव द एक्सेलरेशन। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो सकता है उसे एक्स मान ले और ऑटोमेटिकली उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाई एक्सिस हो जाएगी। जैसे अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट में बी चोजन एज द वाई एक्सिस। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में एक्स और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाई एक्सिस। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो फिर तो कुछ भी मान ले, एक्सेलरेशन है ही नहीं। एनी म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस इन द प्लेन ऑफ द डायग्राम में बी चोजन एज द एक्सिस। कहीं भी मान लीजिए। राइट द कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेज अलोंग एक्स एक्सिस and equate their sum to the product of mass of the system and its acceleration। कि x एक्सिस में टोटल फोर्स लिखें इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिख दें x डायरेक्शन में। मतलब हमने अगर एक्सिस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ही माना है तो टोटल एक्सेलरेशन वही होगा। दिस गिव्स यू वन इक्वेशन। राइट द कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्सेज अलोंग y डायरेक्शन। वहां पर आपने कोई भी एक्सेलरेशन नहीं माना तो वो जीरो हो जाएगा अगर उस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। एंड इक्वेट द सम टू जीरो। ध्यान रखिएगा, ये तभी अगर उस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। दिस गिव्स यू अनदर इक्वेशन। इफ द फोर्सेज आर कोलिनियर, दिस सेकंड इक्वेशन इज नॉट नीडेड। सीधा फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन करके काम चल जाएगा। इफ नेसेसरी यू कैन गो टू द स्टेप 1। Choose another object as the system। Step 1 deciding the system। सिस्टम चेंज कीजिए, नई इक्वेशंस लिखिए। रिपीट स्टेप 2, 3 and 4 टू गेट मोर इक्वेशंस। एक सिस्टम के लिए आप दो इक्वेशन बना पाएंगे एक्स और वाई में। अगर आपको लगता है ज्यादा इक्वेशन चाहिए तो मल्टीपल डायरेक्शंस में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए आप सोल्व कर सकते हैं। These are called equation of motion। Use mathematical techniques to get the unknown quantities out of these equations। हो सकता है वो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं, एलिमिनेशन मेथड लगाएं, कोई भी मेथड जो आप वहां पर प्रेफर करें वो यूज करके, मैथमेटिकल इक्वेशंस का यूज करके आप अननोन क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस कंप्लीट्स द एल्गोरिथम। स्टेप 1, 2, 3, 4 सबसे पहले सिस्टम बनाएं, फोर्सेस पता करें, FBD बनाएं, इक्वेशन लिखें, सोल्व करें। ये कंप्लीट एल्गोरिथम है पूरे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। द मैग्नीट्यूड्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स in a given situation are often related through kinematics। कि अलग अलग एक्सेलरेशन जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के होंगे उसके लिए काइनेमेटिक्स की जरूरत आपको पड़ेगी। दिस शुड बी प्रॉपरली फोरसीन एंड यूज्ड टुगेदर विद द इक्वेशन ऑफ मोशन। कि आपने एक्सेलरेशन हर ऑब्जेक्ट का क्या माना
हो सकता है वो एक्सेलरेशन सेम हो सकता है वो अलग हो। उन रिलेशंस को काइनेमेटिक्स यूज करके आपको लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इन फिगर 5.4 द एक्सेलरेशन ऑफ C एंड E हैव द सेम मैग्नीट्यूड। फिगर 5.4 पर एक बार चलकर देखते हैं। यहां पर ये कह रहे हैं C और E की अगर बात करें तो उनके एक्सेलरेशन सेम है। देखिएगा C और A के मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन यहां पर बिल्कुल सेम रहेंगे। इसका एक्सेलरेशन आगे A रहेगा तो E का एक्सेलरेशन नीचे A रहेगा। ये हमें काइनेमेटिक्स से पता चलता है क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग चेंज नहीं हो सकती। तो जिस स्पीड से A आगे जाएगा उतनी ही स्पीड से E को भी चलना पड़ेगा, सो दैट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिमेन्स सेम। ये काइनेमेटिक्स से आता है। इसी बात को बोलने के लिए फिजिक्स में एक नया कंसेप्ट बना दिया गया जिसे बोला जाता है कंस्ट्रेंट मोशन, कि यहां पर रस्सी की वजह से एक कंस्ट्रेंट है कि रस्सी के दोनों एंड की स्पीड सेम होगी। सेम होना जरूरी है, क्यों? ताकि रस्सी में लेंथ चेंज ना हो, बिकॉज हम जो रस्सी पढ़ते हैं बेटा दैट इज इनएक्सटेंसिबल। वापिस चलते हैं आगे, सर क्या बताते हैं। C एंड E हैव द सेम मैग्नीट्यूड्स। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर C एंड फॉर E शुड बी यूज द सेम वेरिएबल A फॉर द एक्सेलरेशन, अदरवाइज आपके वेरिएबल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो यहां पर इस तरह की कंस्ट्रेंट वाली चीजें आपको थोड़ी सी साथ में सोचनी पड़ेंगी। इसके बाद में सर ने एक एग्जांपल दिया, एग्जांपल 5.2 में एग्जांपल आपके लिए पढ़ रहा हूं। सॉल्यूशन देखने से पहले मैं चाहूंगा कि एक बार सवाल आप खुद से सोल्व कर ले। A block of mass M is pulled on a smooth horizontal table by a string making an angle theta with the horizontal as shown in the figure. Horizontal पर ये ब्लॉक चल रहा है, रस्सी से इसे खींचा गया। If the acceleration of block is A, आगे की तरफ A acceleration, find the force applied by the string and by the table on the block. एक बार जल्दी से यहां पर बेटा आप लोग वीडियो पॉज करें। वीडियो पॉज करने के बाद आप एक बार खुद से इस सवाल को अटेम्प्ट करें। इस बार एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये मान ले। आगे का काम आप खुद से करें, सिस्टम माने, उसके बाद में फोर्सेस पता करें, एफबीडी बनाएं, इक्वेशन लिखें, काम खत्म। चलिए बेटा, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा। उसी के बाद ये वीडियो कंटिन्यू करें। देखते हैं कैसे सर ने इस सवाल का सॉल्यूशन यहां लिखा है। Let us consider the block as the system, इसे हमने सिस्टम मान लिया। The forces on the block are, कौन कौन से फोर्सेस? सबसे पहले नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स mg, दो कॉन्टेक्ट है, एक रस्सी का मैंने T मान लिया, एक सरफेस का मैंने N मान लिया। पुल ऑफ द अर्थ mg वर्टिकली डाउनवर्ड, कॉन्टेक्ट फोर्स बाय द टेबल N वर्टिकली अपवर्ड, पुल ऑफ द स्ट्रिंग T along the string, खींचेगी बेटा। The free body diagram of the block is shown in the figure 5.8. देख सकते हैं नीचे mg, ऊपर n, आगे की तरफ t. The acceleration of the block is horizontal and towards the right. Take this direction as x-axis and vertically upward direction as y-axis. आपके पास ये x-axis हो गया, ये y-axis हो गया। कंपोनेंट्स करेंगे बेटा। आपने फोर्सेस पता कर लिए, एफबीडी बना ली, अब बारी है इक्वेशन लिखने की। सबसे पहले कंपोनेंट्स लिखेंगे बेटा। mg का x डायरेक्शन में कंपोनेंट 0, नॉर्मल का भी 0, क्योंकि यहां पर एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो इस तरफ कंपोनेंट 0 आएगा। सो कंपोनेंट ऑफ mg अलोंग x इज 0, नॉर्मल इज 0। t का कंपोनेंट जिसके साथ थीटा उसके साथ कोस थीटा, तो यहां आ जाएगा बेटा t कोस थीटा। Hence the total force along the x-axis is t cos theta. By Newton's law, this force must be equal to mass into acceleration. आपको एक गिवन था, एक इक्वेशन यहां से आपके पास आ चुकी है। y डायरेक्शन में mg का कंपोनेंट माइनस mg, नॉर्मल का कंपोनेंट n, t का कंपोनेंट t sin थीटा आप लोग लिख पाएंगे। तीनों कंपोनेंट्स यहां लिखे गए हैं। टोटल फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस इज n ऊपर, t sin थीटा ऊपर, mg नीचे, विद डायरेक्शन लिखेंगे। सो n प्लस t sin थीटा माइनस mg। अगेन न्यूटन्स लॉ लगाएंगे, इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, सो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 0। जैसे 0 पुट किया, इक्वेशन 1 से आपको टेंशन मिल जाती है, ma बाई कोस थीटा। क्या क्या पूछा था? यहां आपसे पूछा गया था फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग एंड बाय द टेबल ऑन द ब्लॉक। n एंड t पूछा था, t हमने निकाल लिया है ma बाई कोस थीटा। यहां पर t की वैल्यू पुट करेंगे, ma बाई कोस थीटा, इट विल बी t tan थीटा।
सो नॉर्मल विल बी इक्वल टू ma tan थीटा और mg उधर चला जाएगा, सो इट विल बी mg माइनस ma tan थीटा। बहुत सिंपल तरीके से आप इक्वेशन लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये चर्चा अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। अगले लेक्चर में बेटा हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो ऑलरेडी चैप्टर 4 में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। बेटा आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। जेई या नीट आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सफर बहुत लंबा और मुश्किल है, उसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए। इसलिए एचसीवी सर ने जो भी एग्जांपल्स ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 एक्सरसाइज दी है उसे भी सोल्व कर, उनके सॉल्यूशंस भी मैं आपके लिए रेगुलरली बना रहा हूं। हर मंडे एंड थर्सडे दोपहर 12 बजे ये सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।